मॉर्निंग बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको जो इंटेस्टाइन में किस तरीके से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और उनका डाइजेशन होता है, फूड के कंपोनेंट्स का डाइजेशन होता है, तो उसके बारे में बताया था। तो कंप्लीट जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। जो वेस्ट है वो मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो वेस्ट है उसमें से और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, होस्ट्रा जो है डायमीटर ज्यादा होता है ओस्ट्रा का। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया हैं। तो ये क्या करते हैं, उस वेस्ट के द्वारा विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 इनका फॉर्मेशन करते हैं, और म्यूकस के कारण से जो वेस्ट है वो एडहियर हो जाता है और मूव कर जाता है रेक्टम में। तो रेक्टम में जाने के बाद में जो सेंसेशंस हैं वो ब्रेन में जाते हैं, ऑर्डर इंपल्स आते हैं, और फिर फीकल मैटर को बाहर रिमूव किया जाता है। तो ये तो एक बात। बच्चों, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पाए जाते हैं, माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो जो एपिथेलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, लिम्फ में चले जाते हैं, और ब्लड और लिम्फ के द्वारा फिर वो डिफरेंट टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं एसिमिलेशन के लिए, ठीक है बेटा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन सेकंड, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, and third one is the facilitated बच्चों ध्यान से देखिए, एब्जॉर्प्शन तो फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, तो इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम के द्वारा होता है, और पैसिव भी होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, ठीक है ना, इसमें एनर्जी खर्च होती है। और फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, और जो एपिथेलियम की सेल्स है उनमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो अलाउ करती है, फैसिलिटेट करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो इन तीन तरीकों से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, लिम्फ में चले जाते हैं, और फिर ब्लड के द्वारा जो है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, एसिमिलेशन। बच्चों, व्हाट इज द एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या है बच्चों? आपने मेटाबॉलिज्म सुना होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है कि बॉडी की जितनी भी जो लाइफ सस्टेनिंग जो रिएक्शंस है उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस से बना है, एक तो है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एंड दे कन्वर्ट्स इनटू द सिंपलर वन, ओके। और फिर इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, टूटना, सिंपल में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके रिएक्ट करने से वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म।
तो हमारे अंदर भी बच्चों क्या होता है कि फूड का जब डाइजेशन होता है तो इस डाइजेशन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स है उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पहले कैटाबॉलिज्म होता है, फिर इस इंटेस्टाइन के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट टिश्यूज में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन में जाते हैं। फिर वहां पर क्या है कि बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल हैं वो ब्लड के द्वारा, लिम्फ के द्वारा टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होके फिर इन टिश्यूज और ऑर्गन्स के द्वारा जो है वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इजेशन। इजेशन क्या है, मैंने बताया था कि रेक्टम में जब वेस्ट चला जाता है तो आपको बताया था मैंने कि जो एनस होता है, जो छेद है जहां से मल बाहर निकलता है, फीकल मैटर बाहर निकलता है, तो उसके अंदर के जो इंस्पेक्टर हैं वो इंटरनल इंस्पेक्टर इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर वॉलेंट्री होते हैं। तो जब ऑर्डर आता है, सेंसेशंस जाते हैं ब्रेन में, वापस ऑर्डर आता है, तो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर के ओपन होने पर जो है जो फीकल मैटर है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसे हम इजेशन कहते हैं, इजेस्ट कर दिया जाता है। फीकल मैटर का जो कलर है, कल मैंने बताया था कि स्टर्कोबिलिन पिगमेंट के कारण से होता है, और ये बिलीरुबिन से ही बनते हैं। और जो गंध है, जो बदबू है, ठीक है ना, जो स्मेल है फीकल मैटर की, वो एमिनो एसिड्स के, बैक्टीरिया के द्वारा एमिनो एसिड्स के डिकम्पोज करने से होता है ये, ठीक है बेटा। तो ये बेटा डाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, सारा मैंने डायग्रामेटिकली और टॉपिक वाइज आपको सारा समझा दिया है। अब कुछ मैं डिसऑर्डर्स डिस्कस करूंगा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं अपन वॉमिटिंग, सेकंड डायरिया, जॉन्डिस, फोर्थ हम लेते हैं इनडाइजेशन, हाँ बच्चों अब ध्यान देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, भगवान ने हमारे शरीर का सिस्टम ऐसा बनाया है कि हमारा पाचन तंत्र अपने आप इनवॉलंटरी अपने काम को करता है, हाँ डाइजेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो पाचन तंत्र है ये गड़बड़ा जाता है, ये कमजोर पड़ जाता है या इम्पेयर हो जाता है इसकी फंक्शनिंग, तो उसका कहीं ना कहीं कारण हम खुद ही होते हैं, हम अपनी हैबिट को खुद ही बिगाड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो इससे रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेज हैं जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हो जाना, वॉमिटिंग क्या है कि स्टमक में पड़ा हुआ जो फूड है उसका वापस बाहर निकल जाना, इसे हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। तो ये कई कारणों से होता है कि मान लो आपने कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया, अब खा तो लिया लेकिन वो उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही पड़ा है, तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि कई बार टेम्परेचर डिफरेंस होने से, कई बार क्या बहुत भयंकर गर्मी होती है और उस गर्मी में अचानक से आप बैठ के कहीं पर खाना खा लेते हो,
तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, कई बार आपके पेट में इंफेक्शन होता है, इस वजह से बार बार बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को वॉमिटिंग होती रहती है। ठीक है, तो ये कारण है। तो यानी कि स्टमक में पड़े हुए जो सेमी डाइजेस्टेड या नॉर्मल जो फूड पड़ा है स्टमक का, उसका वापस बाहर निकलना, दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। सेकंड लेते हैं डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया बच्चों दस्ते लगना। दस्ते कब लगती है कि जो जो बॉवल मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, वो आपका यदि इरेगुलर हो जाता है, पेट में इंफेक्शन हो जाता है, या आपने ज्यादा मिर्च मसालेदार फूड खा लिया है, या आपने ज्यादा कोई बेसन की चीजें या नमकीन चीजें ज्यादा खा ली हैं, तो बॉवल मूवमेंट इंपेयर हो जाता है और उस वजह से डायरिया हो जाता है, दस्ते लगने लग जाती है। क्लियर हो गई बात आपकी? एक डिजीज और है, मैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये है, कई बार बच्चों पेट में इंफेक्शन इतना हो जाता है कि उससे दस्ते लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर भी काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैलेंस रखते हैं। कहते हैं ना कि डायरिया होने पर दही लेना चाहिए, चावल लेने चाहिए। तो दही, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, उनको लेने से क्या करते हैं, वो उस इंफेक्शियस जो जर्म्स हैं उनको वो फाइट करते हैं और हमारे पेट को बैलेंस कर देते हैं। तो कई बार पेट की तकलीफ के दौरान लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया, उनकी भी दवाइयां दी जाती है, और उनकी दवाएं दी जाती है, जिससे क्या है कि पेट एकदम नॉर्मल हो जाता है और डायरिया रुक जाता है। ठीक है ना? तो इरेगुलर बॉवल मूवमेंट होना और फिकर जो मैटर है उसका लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होना, इसे हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है बच्चों? लीवर में इंफेक्शन होने पर, लीवर में इंफेक्शन होने पर जो है, जो बाइल पिगमेंट्स हैं उनका आंखों की स्किन के नीचे जमा होना, त्वचा के नीचे जमा होना, त्वचा पीली पड़ जाना, येलोनेस हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। तो ये इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर के कंज्यूम करने से हो जाता है। क्लियर हो गई बात? फिर लेते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है बच्चों? आपकी भूख तो है 2 रोटी की, आपकी भूख तो है 2 चपाती की, और आपने खा ली 5। क्या होगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके पाचन तंत्र में वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक साथ अपने फूड को डाइजेस्ट करते। या फिर आपको मैंने एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन बताई थी, तो अगर एंजाइम से ज्यादा अगर सबस्ट्रेट हो तो भी रिएक्शन स्पीड अप नहीं होती है, क्योंकि जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम की वो तो लिमिटेड ही है। आप सबस्ट्रेट कितना अगर एक्सेस में बढ़ाओगे तो रिएक्शन में स्पीड अप नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये भी है कि एक तो एंजाइम कितने निकल रहे हैं, वो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इनडाइजेशन कब हो जाता है, अपच कब हो जाता है? जब आप ज्यादा खा लेते हो, स्वाद लगा आपको, फूड ज्यादा टिका लिया आपने, ज्यादा ले लिया अंदर। ठीक है ना? तो वो क्या होगा कि आपको अपच कर देता है। मैं तो हमेशा कहता हूं बच्चों कि ज्यादा खाया हुआ जो है ना वो नुकसान कर जाता है। ज्यादा खाया हुआ हमेशा नुकसान करता है, लेकिन ज्यादा पढ़ा हुआ नुकसान नहीं करता। तो आप एक्स्ट्रा नोट पढ़ लो, एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर लो, एक्स्ट्रा बुक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉलेज काम आएगा। लेकिन खाते समय थोड़ा कंट्रोल किया करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि इनडाइजेशन पॉसिबल है, हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि फीकल मैटर का रेक्टम में पड़े रहना, सॉलिड फॉर्म में पड़े रहना, बाहर इजेक्ट नहीं होना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और इसके भी कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है बेटा? तो मेनली ये 5 टाइप की जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेज या डिसऑर्डर्स हैं, वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। बच्चों एक टर्म है माल न्यूट्रिशन।
बच्चों अब मैं बताता हूं कि माल न्यूट्रिशन क्या है। बच्चों बैलेंस डाइट, आपने ये 8th 9 10 6 में क्लासेस में सुना होगा, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन क्या है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि फूड में कितने कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो बॉडी का पेट्रोल है, बॉडी का फ्यूल है। जब कार्बोहाइड्रेट जलता है, बर्न होता है, तो एनर्जी बनती है। समझ में आ गई बात आपके? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी है, चावल है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो वो सब हमें एनर्जी देते हैं। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। यही कारण है कि जो मजदूर तबका है, जो मजदूर लोग हैं, वो ज्यादा खाना खाते हैं, रोटी की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, ज्यादा फंक्शन करने के लिए, ज्यादा एनर्जी के लिए। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट है प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी मसल्स इनसे बनती है, हमारे हार्मोन, हमारे एंजाइम, ये सभी प्रोटीन से बनते हैं। तो जिसको हेल्थ बनानी है तो प्रोटीन लेना भी जरूरी है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन भी मस्ट होना जरूरी है। तो अंडों के अंदर, फिश के अंदर, नॉनवेज के अंदर, मिल्क के अंदर, ठीक है ना, क्या होता है, प्रोटीन होती है, दालों के अंदर प्रोटीन होती है, तो ये जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फैट। फैट यानी कि घी या तेल। तो ये बच्चों घी या तेल भी एनर्जी देते हैं, लेकिन वो जस्ट डबल अमाउंट में देते हैं। कितनी? जस्ट जितनी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, अपन आगे कैलोरीफिक वैल्यू करेंगे, तो जस्ट डबल मिलती है फैट से। लेकिन इसके अलावा फैट का रोल होता है लुब्रिकेशन करना, हमारे जॉइंट्स में, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे इंटरनल जो विसरल ऑर्गन्स है उनको लुब्रिकेट करता है। कौन? फैट। ठीक है। तो ये है। तो जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता है तो फैट बर्न होता है। क्या होता है? फैट का बर्निंग होती है। और जब फैट भी अवेलेबल नहीं होता है तो फिर प्रोटीन की बर्निंग होती है, और प्रोटीन डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और इससे बॉडी वीक होती चली जाती है। और प्रोटीन के बर्न होने पर उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने पर मिलती है। फोर्थ कंपोनेंट है बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। इनसे ना बॉडी बनती है, ना ही ये एनर्जी फ्यूल है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है, क्योंकि काफी सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इनको ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनके मीडिएटर है ये, काफी सारे को एंजाइम के मीडिएटर है ये, उनके को एंजाइम के रूप में अपना रोल प्ले करते हैं विटामिन। तो बेटा विटामिन एंड मिनरल्स का हमारी डाइट के अंदर होना जरूरी है। अगर किसी फूड की थाली में, अगर किसी थाली के अंदर ये चारों कंपोनेंट अवेलेबल हैं, तो दैट इज द बैलेंस्ड थाली और बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने डाइट में रोजाना ये सब लेता है तो वो हेल्दी रहेगा, उसमें कभी भी माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन किन में देखने को मिलता है कि जो एकदम गरीब तबका है, लोअर तबका है, वो खाना तो खाता है, नो डाउट, सुबह शाम खाना डेली खाते हैं वो, लेकिन उनकी खाने की थाली में प्रोटीन नहीं होती है, विटामिन नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं, खाली कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक टाइम के बाद में क्या होता है कि उनके शरीर में या तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है, या उनकी बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, या फिर मिनरल्स की आ जाती है। और प्रोटीन विटामिन की कमी से, मिनरल्स की कमी से उनमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये अपन इसे हिडन हंगर कहते हैं, छिपी हुई भूख कहते हैं। जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, है ना, जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, फुटपाथ पर घूमते रहते हैं, है ना, तो उन लोगों में हिडन हंगर देखने को मिलती है। वो पेट तो भरते हैं, लेकिन उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए रियल में, वो नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वासिओरकोर एंड मैराथन, ये दोनों ही डिजीज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है प्रोटीन की। तो ये क्या बेटा? प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ये उन बच्चों में हो जाता है जिनके मदर में या जिनके अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो जो क्वासिओरकोर है, ये मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक के बच्चों में होता है। इसमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, एडिमा पाया जाता है, स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन रहता है इनमें, और जो पेट है वो फूला हुआ रहता है, शरीर दुबला हो जाता है ना, और मांसपेशियां थिन हो जाती हैं, बॉडी एकदम वीक हो जाती है। तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से 1 साल से अधिक के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मैरस्मस। मैरस्मस बच्चों लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको देखने को मिलता है। इनमें हाथ पांव एकदम पतले हो जाते हैं, एकदम थिन हो जाते हैं, मसल्स एकदम थिनिंग हो जाती है,
एडिमा नहीं पाया जाता, फैट का डिपोजिशन, फैट नहीं पाई जाती, खत्म हो जाती है फैट में स्किन के नीचे, तो एकदम ही दुबला सा जो है शरीर हो जाता है, ठीक है ना। और मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी सही नहीं होता है। ये मान के चलो बच्चों, अगर बॉडी हेल्दी होती है ना, तो हेल्दी शरीर में ही हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी होने का मतलब है हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है, ब्रेन को भी न्यूट्रिशन मिलता है, ब्रेन की सेल्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट सही होता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास सही नहीं होते जिनमें क्वासी और मैरास्मस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बच्चों, कि कोई भी फूड कंपोनेंट है, कोई भी फूड है, उसके बर्न होने पर या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी फूड है उसके 1 ग्राम के बर्न होने पर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी भी एनर्जी बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और ये होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर, जो इक्विपमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है। बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर 1 ग्राम फूड को, कंपोनेंट को बर्न करने पर जितनी भी हीट अमाउंट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, यहां पर 3 कंपोनेंट ले लेते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए कि बॉम्ब कैलोरी मीटर में एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू पीवी भी होती है, एक फिजियोलॉजिक वैल्यू, फिजियोलॉजिक फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए। ये तो मैंने बताया, कैलोरीफिक वैल्यू तो बताया बॉम्ब कैलोरी मीटर के बेसिस पर। अगर कोई भी जो फूड कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, बर्न होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिक वैल्यू कहते हैं। तो सपोज करो बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर में, सपोज करो उसमें 4.1 एनर्जी बनती है, ठीक है ना। प्रोटीन बर्न होता है तो 4 कैलोरी, फैट बर्न होता है तो 9.5। तो ये तो कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहां पर देखिए फैट जो है अप्रोक्सीमेटली डबल एनर्जी देता है। फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, प्रोटीन से 4 और फैट से 9, ठीक है ना। तो यहां पर ये टेबल ये शो कर रही है कि जितनी भी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बर्न होने पर बनती है, उससे जस्ट डबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है फैट के बर्न होने पर, ठीक है बेटा। तो कैलोरीफिक वैल्यू हम यूज करेंगे बॉम्ब कैलोरी मीटर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पर, और फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है हमारी बॉडी में जो फूड कंपोनेंट बर्न होता है और उससे जो एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पर हम उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है बेटा। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विटामिन। बच्चों विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल
ध्यान से देखिए बच्चों, वाइटामिन, बच्चों जो वाइटामिन है वो फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर जो है पाए जाते हैं, इन्हें हमें लेना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। और वाइटामिन को मैं पूरी लिस्ट समझाऊंगा बच्चों आज भी और कल की क्लास में भी, ठीक है ना। जो वाइटामिन हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फैट के द्वारा। ए डी ई के, ADEK, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। सेकंड लेते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो विटामिन बी जो सीरीज है, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, एंड विटामिन सी, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, ठीक है बेटा। अब बच्चों मैं लिस्ट बना रहा हूं, है ना, आप ध्यान से देखिए, जितने भी 1 या 2 जितने भी होते हैं अच्छा है। विटामिन, कॉमन नेम, एंड सोर्स, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। देन फिर लेते हैं सिम्टम्स, फिर लेते हैं फंक्शंस। बच्चों टाइम कम है, मैं एक ही विटामिन डिस्कस करूंगा, रिमेनिंग विटामिन अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B1, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देख, एक एक चीज करेंगे क्लियर। विटामिन B1, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमीन। इसका कॉमन नेम क्या है, थायमीन। इनका सोर्स क्या है, व्हीट यानी कि गेहूं, ग्राम, चना, पीनट एंड यीस्ट। इन सबको भोजन में लेने पर हमें विटामिन B1 मिलता है। फिर लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हमारी डाइट में लंबे समय तक विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी है तो बेरी डिजीज हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी, एट्रोफी कहते हैं डी जनरेशन को, डी जनरेशन को हम क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं।
तो हार्ट की और जो वेसल्स हैं उनका डिजनरेशन हो सकता है और बेरी बेरी डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स क्या है? विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी के लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होना, फैटिग, थकान होना, मसल एट्रोफी, मसल का डीजनरेशन होना, एंड पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाना। नेक्स्ट लेते हैं फंक्शंस क्या है कि ये एक कोएंजाइम के रूप में, कोएंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो विटामिन बी1 कोएंजाइम के रूप में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में और जो 5 कार्बन शुगर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कोएंजाइम के रूप में जो है अपना रोल प्ले करता है। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग जो विटामिन है और उनकी जो डिटेल है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा?